तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडियन आर्मी के लिए, जो कि इंडियन आर्मी की फायर पावर को कई गुना अधिक बढ़ा देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी युद्ध में आज भी युद्ध का भगवान कहा जाता है आर्टिलरी यानी तोप को। लेकिन इस मामले में हम लोग काफ़ी पीछे हो गए थे, क्योंकि बोफोर्स घोटाले के बाद एक भी नई तोप भारतीय सेना में इंडक्ट नहीं हुई थी। लेकिन चीज़ें तब बदली जब 2014 में नई सरकार आई और इस सरकार ने काफ़ी फास्ट ट्रैक किया जो आर्टिलरी वाला प्रोक्योरमेंट था, और सबसे पहले जो है अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र्स को इंडक्ट किया गया था। लेकिन M777 जो तोप है वो अल्ट्रा लाइट होने के कारण काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि उसमें टाइटेनियम के कंपोनेंट्स लगते हैं। इस कारण से ऑब्वियसली उसका कॉस्ट कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो उसको बाय द वे अब कम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्वदेशी आर्टिलरीज से, जो कि अब ऑलमोस्ट बन करके तैयार है। लेकिन ये सारी की सारी एक टोड आर्टिलरी थी, यानी कि इस आर्टिलरी को खींच करके ले जाना पड़ता है किसी ट्रक के माध्यम से, या फिर इसका अपना एक पावर यूनिट रहता है, लेकिन वो बहुत ही कम पावर देता है और वो ज़्यादा तेज़ी से इस तोप को कहीं भी खींच नहीं सकता है। तो ऐसे में इंडियन आर्मी को आवश्यकता थी एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट की, क्योंकि इनका जो डिप्लॉयमेंट है ये काफ़ी तेज़ होता है। इसका जो लोडिंग मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल ऑटोमेटेड होता है। एक बार आप इसमें गोलों को भर दें, उसके बाद ये अपने आप लोड करता रहता है और फायर करता रहता है। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए भारतीय सेना ने चुना था साउथ कोरिया की K9 वज्र, या फिर साउथ कोरिया में इसको K9 थंडर के नाम से जाना जाता है। तो इसके 100 की संख्या में ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस था लद्दाख में, जब भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2020 में, वो एकदम अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब एकदम फास्ट डिप्लॉयमेंट, और इसका जो हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस था इंजन का, किसी भी प्रकार का फेलियर नहीं देखा गया और एकदम सीमलेस परफॉर्मेंस रहा। तो इसको देखते हुए एक 100 का ऑर्डर दिया गया था, फॉलो ऑन ऑर्डर, यानी कि कुल मिलाकर के संख्या हो जानी थी 200। तो ऑब्वियसली इसकी जो परफॉर्मेंस थी उससे आर्मी चूँकि और ज़्यादा खुश हुई है, तो इसका एक और फॉलो ऑन ऑर्डर आ गया है। और अभी मैं बताता हूँ कितनी की संख्या में वो फॉलो ऑन ऑर्डर है, और इस तोप के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो K9 वज्रा है ये बेसिकली एक 155 mm 52 कैलिबर की गन है, यानी कि इसकी रेंज हो जाती है अप टू 50 किलोमीटर तक की। और आपको बता दूं कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया है अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाले एक्स कैलिबर राउंड को भी फायर करने के लिए। तो ये जो एक्स कैलिबर राउंड होता है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें फायर होने के बाद फिन्स निकल आते हैं और ये अपने टारगेट को जीपीएस के माध्यम से खोजते हुए एकदम सटीक प्रहार करता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये अप टू आधा मीटर तक की हो सकती है। मतलब कि जो भी जीपीएस में टारगेट को फीड कर दिया गया है उसके आधे मीटर के दायरे में ये जा करके गिरेगा और वहाँ पर फट करके सब कुछ तबाह कर देगा। इसके अलावा ये जो आर्टिलरी ऑब्वियसली चूँकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, तो काफ़ी जल्दी से ये शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि फायर करो और निकलो। इसके साथ ही साथ ये MRSI भी कर सकता है, यानी मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट। अब आपको बता दूं कि ये मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट क्या होता है। एक्चुअली में 5 गोले फायर किए जाते हैं, एक हायर ट्रेजेक्ट्री पे किए जाते हैं जो कि ऊंचे एंगल पर दागे जाते हैं, बाकी 4 जो है उससे नीचे एंगल, उससे नीचे एंगल, उससे नीचे एंगल, ऐसे करके दागे जाते हैं। तो ऐसे में जो हायर ट्रेजेक्ट्री पर जो दागे गए गोले हैं और जो लोअर ट्रेजेक्ट्री पे दागे गए गोले हैं, वो सब के सब एक साथ जा कर के टारगेट पर हिट करते हैं। तो ऐसे में टारगेट को थोड़ा भी मूव करने का या संभलने का समय ही नहीं मिलता है, दुश्मन एकदम से कवर नहीं ले पाता है। और इसी MRSI सिस्टम को 5, 10 या फिर 20, 25 तोपों के साथ कंबाइन करके अगर दुश्मन पर फायर किया जाए तो विदिन 5 से 10 सेकंड के भीतर सारे के सारे गोले जा कर के गिरेंगे और दुश्मन को संभलने का समय भी नहीं मिलेगा और एक बार में सब कुछ तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो रीलोडिंग मैकेनिज़्म है वो भी काफ़ी सिंपल है। आधे घंटे के भीतर भीतर किसी भी रिप्लेनिशमेंट व्हीकल से इसमें गोले वापस से भरे जा सकते हैं, और उसके बाद किसी भी मैनुअल इंटरफेरेंस के बिना ये तोप खुद से अपने आप उसमें चार्जेस भर लेती है और गोले को भर लेती है। उसके बाद ये फायर करने में सक्षम है। आपको बस टारगेट्स के कोऑर्डिनेट्स इस तोप में डाल देने होते हैं। तो टारगेट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो पता लगाने के लिए स्काउट ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है आजकल के ज़माने में। पहले के ज़माने में फॉरवर्ड पोजीशंस पे जो सैनिक होते थे वो जाते थे और अपने बैक एंड पर ये
सैनिक अपनी जान को रिस्क में डालते हुए टारगेट्स के कोऑर्डिनेट्स को भेजते थे। आज भी ये सिस्टम फॉलो होता है, लेकिन आज ये चीज़ लार्जली ड्रोन और सैटेलाइट ने टेकअप कर लिया है। इसके अलावा आजकल तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार का भी इस्तेमाल हो रहा है। अभी जो हम लोग MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहे हैं उसमें एक शानदार सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगा हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोग टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन का फ़ोटो खींच सकते हैं और अपनी आर्टिलरी यूनिट्स को आराम से भेज सकते हैं। इसके अलावा जो पॉड बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रेडार आते हैं वो भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं। इजराइल ऐसे पॉड बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रेडार बेचता है, जो कि हम लोग अपने सुखोई 30 MKI में लगा करके यूज़ करते हैं। लेकिन फाइटर जेट्स की इंड्योरेंस ड्रोन इतनी नहीं होती है और फाइटर जेट्स लगातार उतनी देर तक नहीं उड़ सकते हैं। तो लार्जली ये काम फ्यूचर में जो MQ-9 रीपर भारत खरीदेगा उसका हो जाएगा। ऑल्दो अभी वाला जो ऑर्डर है वो तो इंडियन नेवी के लिए है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडियन एयरफोर्स भी इस तरीके के ड्रोन का ऑर्डर फ्यूचर में देगी। इसके अलावा भी कई तरह की आर्टिलरी शेल्स का रिसर्च चल रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी जो आप देख रहे हैं वो है एक रैमजेट आर्टिलरी शेल। अब इसमें एक रैमजेट मोटर लगा दिया गया है, जिसकी मदद से आर्टिलरी की रेंज बढ़ करके 150 किलोमीटर तक की हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कमेंट में मुझे ज़रा बताइएगा कि ATAGS गन का क्या स्टेटस है। क्या इंडियन आर्मी इसका ऑर्डर प्लेस करेगी या जाएगी इजरायली एथोस के साथ। अब ऑब्वियसली ATAGS का मैंने सुना था कि ऑर्डर प्लेस होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।